बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आ जाए तो उस पर अमल दरामद भी होगा, लेकिन हुकूमत की सर तोड़ कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना हो। शहर इक़्तिदार की फ़िज़ाएँ क्या बता रही हैं? शहर इक़्तिदार की फ़िज़ाएँ ये बता रही हैं कि अभी 76 दिन बाकी हैं जी मंसूर अली शाह के चीफ़ जस्टिस बनने में, और 76 दिन पहले उन्होंने दौड़ें लगवा दी हैं। सही। और सांस फूला हुआ है, हरकारों को हरकत में लाया गया है, कुछ नई वारदातें डाली गई हैं, और उसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वारदात है जो ज़हीन तरीन बाजीगर है इस हुकूमत का। जी, प्रोफेसर एहसन इकबाल की बात कर रहा हूँ। वो ज़ाहिर है कि वो इनके बयानियाँ बनाने वाले जादूगरों में शामिल है ना। इरफान सदीकी हैं और एहसन इकबाल है, ये वो खुलिये हैं, दिमागी खुलिये जिनसे थॉट प्रोसेस इस हुकूमत का चलता है। तो वो बाजीगर जो कह रहा है और उसके पास अगर हल नहीं बचा तो क्या करना चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए। लेकिन साथ ही आज इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो अब तक का सबसे बड़ा हमला है या ख़तरनाक हमला है वो आइंदा चीफ जस्टिस पर, जी, मंसूर अली शाह पर। यानी किसी भी जज के ऊपर अगर सबसे बड़ा इल्ज़ाम, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो आइन की तशरीह का इख्तियार रखने वाली अदालत है, उसमें किसी जज के ऊपर अगर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग सकता है ना, तो वो ये कि इसने आइन रीराइट कर दिया है। जी, क्योंकि आइन साजी करना जज का काम नहीं है, आइन साजी करनी है पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट की आइन की बनाए हुए आइन की तशरीह करते हुए कोई शख्स अपना एक आइन लागू कर दे तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ज़रा इस इल्ज़ाम के जो है वो बखिए निकाल के देखेंगे कि इस इल्ज़ाम में क्या है, और जब से तकरीर हुई है मंसूर अली शाह साहब की, जी, उसके बाद से अब तक क्या हुआ है, इन मामलात को ज़रा देख लेते हैं। पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो दो बड़े बयान आते हैं, एक राना सनाउल्लाह साहब का जी, और एक प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का। जी, पहले ज़रा राना सनाउल्लाह साहब को देख लें। वो कहते हैं कि जनाब, जज का काम तकारीर करना नहीं, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसी के मुताबिक फ़ैसला करना है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, इसमें आइन तो नहीं, पार्लियामेंट जो भी कानून और आइन बनाती है अदालतों ने उसी के मुताबिक फ़ैसला करना है। लेकिन राना साहब जो है उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि अदालत ने फ़ैसला कर दिया था, आपने कानून उसके बाद बनाया है। सही। और आप ये चाहते हैं कि उस कानून के ज़रिए अब वो फ़ैसला जो कर चुकी है वो रिवर्स हो। हाँ, वो रिवर्स हो, इसका माजी में इतलाक़ हो जाए उस कानून का कि देखें जनाब, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के आइन की कानून की बेतौकीरी कर रही है, या तो कानून को पहले स्ट्राइक डाउन किया जाए जब उसकी वायरीज भी चैलेंज हो चुकी है ना। जी, जो इलेक्शन एक्ट 2017 का, बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर है कि उनका एक अपना मौक़िफ़ है, अपनी जमात है, ज़ाहिर उन्होंने तो इसी किस्म की बात करनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का काम तकरीरें करना नहीं, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसी के मुताबिक फ़ैसला करना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि पूरे मुल्क में ऐसा कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं जहां इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात मौजूद हों। सूबाई सतह पर भी ऐसी अकेडमीज़ होनी चाहिए जहां बैनुल अक़वामी मेयार की कोचिंग और सहूलतें हासिल हों। उन्होंने कहा कि जब लोग हर तरफ से फारिग हो जाते हैं तो बोर्ड और फेडरेशन में जाकर बैठ जाते हैं। चाहिए उसके मुतालिक था, फिर आ गया कोर्ट्स के मुतालिक। जंग उन्होंने किया है, हाँ, अरशद नदीम हाँ। के। राना सनाउल्लाह का कहना था कि तकारीर करना सुप्रीम कोर्ट के जज का काम नहीं, अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। ये वो जमात है जो जजों की तकरीर, यानी इनकी जमात के पास अनटिल रिसेंटली जो सबसे बड़ा अपनी फेवर में कोई बयानिया था या वो था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की तकरीर थी। जी, आपको याद, शौकत सदीकी साहब की तकरीर जो है वो इनके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट वो एक इवेंट इन जुडिशल हिस्ट्री था। जी, बिल्कुल, कि यार ये कैसे हो गया। उस वक्त तो जज के पीछे आप खड़े हुए थे, आज आप कहते हैं जज का काम तकरीर करना नहीं है। ये वो राना सनाउल्लाह हैं जिनकी जमात ने और जिनकी इत्तेहादी जमातों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कौमी असम्बली में बुलाया, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में बुलाया और कहा कि आप यहाँ पे तकरीर करें। जी, और उन्होंने जब किताब उठा के इनकी तकरीर की तो इन्होंने बल्ले बल्ले की। उन्होंने कहा कि जनाब
भाग लगे रहें, इनसे बड़ा तो जज ही कोई नहीं है। आइन की अलम्बरदारी होगी है। जी, जब इनको जो चीज़ सूट कर रही होती है तो ये कहते हैं कि जनाब ये जज की तकरीर क्या बेहतरीन तकरीर है। बिल्कुल। जो तकरीर अगर काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में होती है, अदरवाइज़ ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मुतल्लिक कहते हैं कि जज नहीं बोलता, जज के फैसले बोलते हैं। और जब ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक जब इनका मनपसंद जज बोलता है, वो चाहे ये कह रहा हो कि आपने अपनी बीवी के कहने पे फैसले ये खत लिखा है, या पहले आपको याद है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने भी तकरीर की थी, जिन्होंने वही जुमला बोला था कि जो मरीम नवाज का जी सेम डिट्टो, वो बहुत पसंद आया था। वो बहुत पसंद आया था। तो ये तकरीर वाले मामले के ऊपर बहरहाल जाहिर है कि ये एक नया अटैक है ना जो लॉन्च किया है जी, मंसूर अली शाह पर ही हुआ है ना। अब तो यानी कि आइंदा चीफ जस्टिस अगर वो हैं तो उनके साथ बाकी जो जजेस हैं, 7 मजीद जजेस हैं, तो कुल मिला के जो 8 जजेस हैं, इनके ऊपर एक नया अटैक लॉन्च किया गया है। आगे वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसी के मुताबिक फैसला करना है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने की पाबंद हैं। यानी राना सनाउल्लाह साहब ये चाहते हैं कि जो जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो फॉर्म 47 के तहत पार्लियामेंट में आए हैं जी, और ये तो वैसे भी हार के आए हैं, वो जो है वो कानून बनाए जी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कौन सा जज करेगा। सही। ये चाहते हैं कि जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने इलेक्शन चोरी किया है, वो कानून बनाए कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको कैसे पार्लियामेंट में लाया जा सकता है और कौन सा वो बयान हल्फी दे सकते हैं और नहीं दे सकते। सिस्टम पर एतराज़ तो नहीं उठा सकते, लेकिन सिस्टम देखे कितना मज़ाहिया हो चुका सही। है। जिनसे ये हारे निसार जट साहब, वो भी इसी असम्बली में, और ये खुद भी उसी असम्बली में। क्या अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोफेसर एहसन इकबाल जी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसने यार एटलीस्ट पुट अप अ गुड फाइट, मतलब आप लड़ें तो सही ना, आप हार जाएं, आपका अटेम्प्ट नज़र आना चाहिए, आपकी काविश नज़र आनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि अब यहाँ पर सूरत हाल यहाँ पे आ गई है कि आप खुले आसमान के नीचे नंगे पाँव खड़े हों, आसमान की तरफ देखकर हाथ उठा के कहें वो इमरान खान तेरा कख ना रहे, मंसूर अली शाह तेरा कख ना रहे। यानी आप चोरियां चौक चौक के बददुआ, हाँ, पंजाबी में कहते हैं। आप भाई आप सियासतदान हैं, आपका काम है, आपकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप लोगों के दिलों में अपनी जगह पैदा करें, आइन और कानून पर अमल दरामद करें। आप यानी कि जिस किस्म की बारीक वारदातें डाल रहे हैं ये डालना छोड़ दें। यानी ये वर्स्ट फॉर्म है किसी भी ऐसे शख्स की तरफ से कि जिसको उसकी जमात का ज़हीन और फतीन शख्स समझा जाता हो, जो ये तानेबाजी के ऊपर आ जाए। यानी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अज़मा बुखारी से कि जो कि इमरान खान जो है वो इम्मी जो है वो क्रश है, वो जजेस की बेगमात का क्रश है। लेकिन अगर एहसन इकबाल साहब भी अब इस मुकाम पर आ गए हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि चंद जर्नैलों और जजेस ने बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। केस कर दो एहसन इकबाल साहब, ना दे वोट जीतने के लिए देता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि नून लीग के पास अब ये नहीं कि आप फाइट आउट करें ना, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। आपने फेयर प्ले तो हो ना कोई, आपने अब उनकी बेगमात को और बच्चों को आपने ताना देना शुरू कर दिए। आपको याद है इलेक्शन से पहले एक चकवाल के कुछ कैंडिडेट्स की भी एक तकरीर आई थी, उन्होंने कहा था हमें बाहर वाले पे तो वोटर पे ध्यान रखना, पहले हमने बच्चों पे ध्यान रखना, अपने घरों में हमें वोट देंगे कि नहीं, अपने घरों में झांकें। देखें वो उस दिन मैं फवाद चौधरी से बात कर रहा था तो फवाद चौधरी कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी ना तब्दीली आ चुकी है जी। पहले तो आप जाते थे एक गांव में, एक पिंड में, और वहाँ का जो चौधरी होता था तो आप उसे जाके वोट मांगते थे। वो दुआए खैर के लिए जब हाथ उठाता था ना, उन हाथों के उठने का मतलब ये होता था कि उस चौधरी के नीचे उसका पूरा ख़ानदान, उसका जिस पर असर व रसूख है, उसके गांव के रहने वाला हर शख्स, वो चाहे YBG करता है, कोई भी काम करता है, उसका ड्राइवर, उसका खान सामा, उसका जो भी लवाजमात हैं, अलल्ले तलल्ले सैकड़ों लोग, वो जो दुआए खैर के लिए हाथ उठे हैं वो सबका वोट हो गया, अब कहीं नहीं जाता। ये UC हमने जीत ली। अब सूरत हाल ये आ गया कि आपने चौधरी से वोट अलहदा मांगना है, चौधरी की बेगम से अलहदा मांगना है, चौधरी के बच्चे को अलहदा राज़ी करना है,
اس کے خانسامے کو بھی آپ نے راضی کر اور دیا. ان کے مقابلے پہ جو ہیں انہوں نے کمپین بھی نہیں کرنی, نشان بھی نہیں دکھانا, جا کے ترلا بھی نہیں کرنا اور سامنے بھی نہیں آنا اور ووٹ لے جانا. وہ بھی چودھری کے کہنے کے اوپر ووٹ نہیں دیتے اب. جی تو یہ صورتحال آ گئی ہے, تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے نا. دوبارہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ چند جرنیلوں اور ججوں نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے پر ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کیا. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستانی مصنوعات کو عالمی معیار کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا, مختلف صوبوں سے تاجروں کو نمائندگی کا موقع دیں گے. ارشد ندیم, اچھا بہرحال یہ آگے ارشد ندیم, اور پھر انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں کا بحران ہمیں ورثے میں ملا ہے. یعنی اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی ڈھٹائی کی, کوئی بے شرمی کی کوئی آخری لیمٹ ہوتی ہے, آپ اس کو بھی اتنی مارجن سے کراس کرتے ہیں. یعنی کہ یہ جو بجلی کے بلوں کا بحران ہے, اب آپ جا کے پوچھیں کوئی 6 7ویں کلاس کا بچہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اس کی وجہ ہے کیپیسٹی چارجز. اور کیپیسٹی چارجز کس وجہ سے ہیں؟ آئی پی پیز کی وجہ سے. اور آئی پی پیز کس نے لگایا؟ میاں محمد نواز شریف نے, اور بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری نے. اور بہت سارے قریبی حلقوں کے یہ ہیں. جی 1994 سے لے کے 2002 تک ہم نے ایک معاملہ بھگتا, پھر 2002 میں لگے, پھر 2013 میں جب آپ کی حکومت آئی اس کے بعد جو ہے وہ آئی پی پیز لگے. ان کی وجہ سے بجلی کو بل ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں ہاں یہ ورثہ تو ضرور ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بتائیں نا کہ یہ میاں محمد نواز شریف کا ترکہ ہے. بالکل صحیح. یہ ان سے ملا ہوا ورثہ ہے. یہ بتائیں کہ یہ ہماری حکومتوں کا ورثہ ہے جو ہمیں ملا ہے, جو آپ کرتے آئے ہیں حکومتیں, یہ بجلی کا جو بل ہے. اچھا, حکومت بجلی بحران پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. قوم کو بجلی بلوں کے بحران سے نکالیں گے. واہ, ایک اور موقع دے دیں. مطلب ابھی آپ نکالیں گے, آپ بیٹھے تو 5 ماہ ہوئے. بہرحال معاملہ یہی ہے کہ جو یہ بھی ہیں جو ان کے بازیگر ہیں, وہ بازیگر بھی اب اس بات پر آ گئے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ان کو تانے شانے دیں, کو بیگمات کے, کو بچوں کے, اس قسم کی باتیں کریں. یہ جلی کٹی سنانا جو ہے نا, یہ ایک آخری حد ہوتی ہے جس میں آپ اتر جاتے ہیں. اب آ جائیں اس اٹیک کی طرف جو اب تک کا آپ سمجھیں کہ سب سے بڑا حملہ ہے. یعنی اعتراض یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے انہوں نے آئین ری رائٹ کیا ہے. ان کی لائن ٹو کرنے والے تمام اینکرز, ان کے سوالات میں یہ چیز موجود ہوتی ہے, اور ان کی گفتگو میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ دیکھیں نا انہوں نے تو آئین ری رائٹ کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ انگریزی میں ہے, اور اوپر سے نون لیگ کے سامنے. اوپر سے ان میں سے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کسی نے پڑھا بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. اور آپس کی بات ہے, میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی جاتے ہیں نا, انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا. انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا. گفتگو سارے اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, وہ فیصلہ ہے. اچھا, کیا ری رائٹ کیا؟ یہ بات کہی کہ ری رائٹ کس طرح کہتے ہیں, اور سوال کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا ججز نے کہہ دیا کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ 15 دن میں جماعت جوائن کریں. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن میں انہوں نے جوائن کرنی ہوتی ہے گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد, تو آئین ری رائٹ ہو گیا. اگر یہ بات لکھی ہے ججمنٹ میں تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آئین ری رائٹ ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے ججمنٹ میں. یہ جو آپ پوری کہانی جس کے اوپر آپ بلڈ کر رہے ہیں, جس بنیاد کے اوپر, جس پہ آپ اپنی یہ جو خیالی محل جو ہے وہ آپ تعمیر کر رہے ہیں, یہ بنیاد ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک مرتبہ زحمت کریں, یعنی کہ یہ ایک مشکل کام ہے پڑھنا لکھنا. ظاہر ہے یار, اپنا لوگوں کو کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے. تو آپ نے وہ جملہ نہیں سنا ہوا عمران خان کا, ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے. تو وہ اس ججمنٹ کو اٹھا لینا. یہ ریفرنس ہے پیراگراف نمبر 8 ججوں کے تحریر کردہ مختصر فیصلے کا پیراگراف نمبر 8. جی میں رک کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جی پھر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا آئین ری رائٹ ہوا ہے. اور یہ ان کو جب یہ تفصیلی فیصلہ بھی آئے گا, اچھا یہ باتیں اسی طریقے سے کرتے رہیں گے, لیکن یہ پلینگ ٹو دا گیلری ہے. یہی بات لکھ کر اگر آپ آئین ری رائٹ ہوا ہے اس پیراگراف کو اٹھا کر کہ انہوں نے 15 دن دے دیے ہیں تو یہ آئین ری رائٹ ہو گیا, یہ ذرا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دینا کہ آپ نے آئین ری رائٹ کیا, یہ کیا صحیح. وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ آپ کے لیے ایک کوچنگ اور ٹیچنگ کلاس کا اہتمام کریں گے, کیا وہ ہم آپ کو پڑھاتے ہیں. کسی اچھے وکیل سے ہی مشورہ کر لیں گے بات کرنے سے پہلے. وہ پیراگراف کیا کہتا ہے کہ ان دا پیکولیئر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دا جنرل الیکشن آف 2024, کہ جن مخصوص حالات میں عام انتخابات 2024 ہوئے, اٹ از فردر آرڈرڈ that any of the remaining 41 returned candidates
आउट ऑफ द अफोरसेड 80, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्टें जमा कराई गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें 39 लोगों के पार्टी वाबस्तगी कहीं ना कहीं ज़ाहिर होती थी। फॉर्म 33 में, नॉमिनेशन पेपर में, बयान हल्फी में, टिकट में, कहीं ना कहीं ज़ाहिर होती थी कि वो पीटीआई के हैं। तो 39 का तो कह दिया कि आप इनका पीटीआई का नोटिफिकेशन क्वालिफाई कर दें। उसके बाद जो 41 हैं, इन जजेस ने जो फैक्ट्स हैं जनरल इलेक्शन 2024 के, वो मांगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारी जगहों पर आर्गूमेंट देने से ही गुरेज किया, भाग गए, नहीं दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर गुफ्तगू से गुरेज किया। कुछ फैक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से कंसील किए। उस तमाम की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले के पैराग्राफ नंबर 8 में कहा कि ये जो 80 लोग थे उसमें से 39 का तो बता दिया, अब जो 80 में से 41 बचते हैं, whose particulars are set out in Annex B to this order, कि जो लिस्टें जमा कराई थी उसमें हमने एनेक्सचर बना दिया, जो एनेक्सचर बी में 41 लोग मौजूद हैं, may within 15 working days of this order file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहीं ये नहीं कहा कि ये आज़ाद उम्मीदवार जी। अगर उन्हें आज़ाद उम्मीदवार कहा होता तो फिर उनके ऊपर वो अप्लाई होता कि 3 दिन में इन्होंने ज्वाइन करना जी। और यहाँ पर भी 3 दिन में ज्वाइन करने का नहीं कहा गया। उनसे ये पूछा गया है कि वो जो कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, जो प्रपोजर सेकेंडर्स उठाए जा रहे थे, जिन पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस में वो इलेक्शन का अमल हुआ जिस पे सबने आंखें मूंदी हुई थी, उस वक्त इन 41 लोगों से पूछा जाए कि आप ये बताएं कि आपने किस सियासी जमात से इलेक्शन लड़ा था 15 दिन में, ये बताएं कि, और ये नहीं कहा कि आपने ये नहीं कहा कि इन्होंने पीटीआई से लड़ा था, ये 41 लोग आज़ाद हैं। ये बात कहने में कोई शख्स कह दे कि मैंने नून लीग से इलेक्शन लड़ा था, मैंने पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, मैंने एमक्यूएम से, मैंने जेयूआईएफ से, मैंने अलीम खान की पार्टी से, मैंने परवेज़ खटक की पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, या ये भी वो 15 दिन में बता सकता है कि मैंने आज़ाद लड़ा था। अगर वो ये डिक्लेयर कर देता है कि मैंने आज़ाद लड़ा तो फिर उसको 3 दिन में वो कर ले ज्वाइन, सही, जो पार्टी करनी है। ये 41 लोग जो हैं उनके बारे में ये कहा गया कि आपने 15 दिन में ये बताना है, ड्यूली साइंड नोटराइज्ड स्टेटमेंट, बयान कि जनरल इलेक्शन किस सियासी जमात से लड़ा था। इफ एनी सच स्टेटमेंट इज आर फाइल्ड, यानी इन 41 में से अगर 15 लोग या 20 लोग फाइल ही नहीं करते कोई बयान जी, इसका इसका मतलब ये होगा कि वो आज़ाद कैंडिडेट थे, सही, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है। तो वो क्योंकि उन 3 दिन के टाइम में जो आइन के तहत है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर चुके, तो इस पे उन पे इस फैसले की किसी शक का, किसी बात का इतलाक नहीं होगा, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हो जाएंगे। सही। तो अगर वो कहते हैं, फैसला कहता है कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है कि हमने किसी सियासी जमात से, मखसूस सियासी जमात से इलेक्शन लड़ा था, वो चाहे पीटीआई है या कोई और सियासी जमात है, सही, द कमीशन शैल forthwith but in any case within 7 days thereafter give notice to the political party concerned to file civil appeal number 333 of 2024 etc 6 within 15 working days, कि 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस सियासी जमात को बताए कि ये कैंडिडेट है, ये एमएनए है जो जीता था, रिटर्न्ड कैंडिडेट है, ये दावा कर रहा है, ये बयान दे रहा है कि हमने नून लीग से इलेक्शन लड़ा था। तो नून लीग बताए कि क्या वाकई इसने आपके पास से इलेक्शन लड़ा था, और 15 दिन में वो सियासी जमात इलेक्शन कमीशन को ये कंफर्म करेगी कि हाँ मेरे से लड़ा था या नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारा तो फलां फलां कैंडिडेट था इस हल्के में। हलफनामे को उसने रीचेक करना है जी, ये करना है। उसके बाद 7 दिन के बाद 15 दिन का मजीद टाइम होगा जिसमें उसको डिक्लेयर किया जाएगा, अप्लाइज विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑन विच अ पॉलिटिकल पार्टी में फाइल इट्स, यानी कि द कमीशन शैल ऑल्सो forthwith इशू एंड पोस्ट ऑन इट्स वेबसाइट a list of the returned candidates, now MNAs, and seats to which this para applies
41 seats. Within 7 days after the last date on which a political party may file its confirmation and shall simultaneously file a compliance report in the court. یعنی یہ وہ بات ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئین ری رائٹ کر دیا. نہ تو اس میں کہیں انہوں نے آزاد کینڈیڈیٹ کہا ہے, نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں, نہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے نوٹیفیکیشن پی ٹی آئی کے یا ان سے یہ بیان حلفی لیں کہ آپ پی ٹی آئی کے تھے. اور بھائی ان 41 کو کہیں آپ, وہ 41 جس کا کہتے ہیں کہ یہ جو پیکولیئر سرکمسٹینسز تھے جس میں یہ الیکشن ہو رہا تھا, اس وقت کس بنیاد پہ رات کے کس وقت وہ بلے کے نشان والا فیصلہ ہے, لوگ ہی کنفیوز ہو گئے. آپ نے ایسے وقت پر دیا جب نومینیشن پیپر فائل کرنے کی وہ جو اسائن ہونے کی وقت پہنچ چکا تھا, ڈیڈ لائن جو نشانوں کی الاٹمنٹ ہے, تو اس وقت آپ نے یہ فیصلہ دیا تھا, تو ظاہر ہے کہ لوگ گڑبڑا گئے. تو سپریم کورٹ تو کلاک کو ریورس کر کے اس پوائنٹ پر جا رہی ہے کہ جہاں پر یہ سارا گڑمس مچا تھا اور اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین ری رائٹ کر دیا, اور اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اطلاق کریں اس کا. یہاں پر بھی اس ایکٹ کا اطلاق جو ہے, جو اب صدر نے دستخط کر دی الیکشن ایکٹ 2017 کے جو ترمیمی بل ہے جو پاس ہو گیا, اب قانون بن چکا کہ جو آزاد کینڈیڈیٹ ہوگا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بائی کلیکٹنگ فیکٹس اینڈ ایوری تھنگ الیکشن کمیشن کو, حکومت کو, اٹارنی جنرل کو, ان سب کو موقع دینے کے بعد فیصلہ ہی کچھ اور دیا ہوا ہے. انہوں نے فیصلہ یہ نہیں دیا ہوا اور ان کو نہیں ڈکلیئر کیا انہوں نے کہ یہ آزاد امیدوار تھے یا ہیں. تو یہ ہے ساری صورتحال. تو فی الوقت لگتا یہی ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ایسی ٹینجیبل یا اسٹرانگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بیسس پہ کوئی وہ اپنا کیس بلڈ اپ کر سکیں. منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ آئے گا, اس کے اوپر عمل درآمد کبھی امکان ہے, میری انڈرسٹینڈنگ پوچھے 90% سے زیادہ امکان یہی ہے کہ دیر از نو وے آؤٹ, آپ کو اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے, ایک دفعہ تو کرنا پڑے گا. صحیح, یعنی عمل درآمد ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ان 41 کو اب آپ توڑ لیں, ان میں سے ایک ڈیتھ ہو چکی ہے, 40 رہ گئے. اب آپ جا کے ان سے کوئی گیم سیٹ کر لیں, آپ ان کے دل بدل دیں, آپ ان کو کہہ دیں کہ یار آپ سنی اتحاد کونسل جوائن کریں, آپ انہیں سندھ ہاؤس, آپ پی ٹی آئی نہ جوائن کریں, آپ ان کو کوئی لالچ دے دیں, آپ کچھ اور کر لیں گیم. لیکن یہ کہنا کہ آپ اس ججمنٹ کو نولیفائی کروا لیں گے, آپ اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے. اس میں 4 چیف جسٹس صاحبان شامل ہیں, آپ ان پہ جو الزامات لگا رہے ہیں, بیگمات اور بچے اور اس قسم کی باتیں, امیگ ان کا کرش ہے ان کی بیگمات کا, تو دس از اے نان اسٹارٹر. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.